नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए हमने यूपी जीके की टॉप 20 प्रश्नों की एक नई श्रृंखला शुरू की है। इस श्रृंखला में 5 से 6 क्लासेस होंगी, एक क्लास यूपी करंट की होगी। मैं आपसे यह वादा करता हूं, आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी परीक्षा में यूपी जीके से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे उसके 99% प्रश्न आपको इस श्रृंखला में मिलेंगे। आपसे मेरा यह वादा है कि 99% प्रश्न आपको इस श्रृंखला में मिलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसे शेयर कीजिए ताकि यह हमारा प्रयास सफल हो सके। तो आइए इस बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में 2 मछलियों का चित्र कहां से लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है भैया, राजकीय चिन्ह, इसमें एक वृत्त में 2 मछलियां हैं और एक तीर और धनुष है। एक तीर और धनुष है। यह उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की व्यवस्था है। ठीक है भैया। और इस राजकीय चिन्ह को स्वीकृत किया गया था 1938 में। इसको स्वीकृत किया गया था 1938 में राजकीय चिन्ह के रूप में। ठीक है भैया। आपसे जो प्रश्न पूछा है कि ये जो 2 मछलियों का चित्र है, ये जो 2 मछलियों का चित्र है, ये कहां से लिया गया है? तो ये भैया लिया गया है रूमी दरवाजे से। कहां से लिया गया है? रूमी दरवाजे से लिया गया है। दरवाजा लखनऊ में है, लखनऊ में। और इसका निर्माण किसने कराया था? रूमी दरवाजे का निर्माण आसफुद्दौला ने कराया था। अवध के नवाब आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण कराया था। आसफुद्दौला ने कब कराया था भैया? 1784 से 1786 के मध्य इस रूमी दरवाजे का निर्माण हुआ था। ठीक है भैया। अब इसके निर्माण की भी एक व्याख्या है। जिस समय इसका निर्माण हुआ था उस समय अवध में अकाल की स्थिति बनी हुई थी। उस अकाल की स्थिति में अवध के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, वहां की जनता को रोजगार देने के लिए नवाब आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजे का निर्माण कराया था। ठीक है भैया। तो वहां उत्तर प्रदेश के हम अन्य राजकीय प्रतीक देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भैया अशोक है। क्या है? अशोक का पौधा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, राजकीय पुष्प, वो पलाश या टेसू है। क्या है भैया? पलाश या टेसू। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। क्या है भैया? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च है। सारस अथवा क्रॉन्च है। ठीक है भैया। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय खेल है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल भैया हॉकी है। क्या है? हॉकी। उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल होने के साथ साथ भैया भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो भी क्या है? हॉकी है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है भैया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? आगे देखिए। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तर प्रदेश की भैया 2 राजकीय भाषाएं हैं जिनमें आपसे दूसरी राजकीय भाषा पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश की भैया जो दूसरी राजकीय भाषा है वो है उर्दू। कौन सी है? उर्दू। उत्तर प्रदेश की जो प्रथम राजकीय भाषा है, प्रथम राजकीय भाषा वो है भैया हिंदी।
कौन सी है? हिंदी। और हिंदी को जो राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया वो 26 जनवरी 1968 को दिया गया। कब दिया गया? 26 जनवरी 1968 को हिंदी को उत्तर प्रदेश की प्रथम राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजकीय भाषा है उर्दू, दूसरी राजकीय भाषा उर्दू को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया भैया 1989 में। कब दिया गया? 1989 यानी 1989 में उर्दू को उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है भैया, आगे देखिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है? देखिए बहुत पॉपुलर प्रश्न है ये, सभी के सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आते हैं और मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि इस श्रृंखला से बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, इसलिए इसे बहुत ध्यान से तैयार कीजिए। पूछा है आपसे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश के ये इधर भैया पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है और इधर ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है और नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। तो उत्तर प्रदेश का भैया जो पश्चिमी जिला है वो कौन सा है? वो शामली है। कौन सा है? शामली है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शामली। ठीक है भैया। और ये किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ये हरियाणा की सीमा को स्पर्श करता है। प्रदेश का जो पूर्वी जिला है भैया, पूर्वी जिला है बलिया। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। और बलिया किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? ये बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। बात समझ में आ गई? उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है भैया? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। और उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी जिला है वो कौन सा है भैया? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। अब देख लीजिए, सहारनपुर और सोनभद्र से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो भैया जो उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है, उत्तरी जिला सहारनपुर, सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश और तीसरा राज्य है उत्तराखंड। यानी सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। बात समझ में आ गई? अब जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है आपसे वो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी जिले सोनभद्र से पूछा जाता है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 4 राज्यों की सीमा इससे लगती है। कौन कौन से राज्य हैं भैया? बिहार है, झारखंड है, एमपी है और छत्तीसगढ़ है। एमपी है और छत्तीसगढ़ है। बड़ी आसानी से आप इसे याद कर लेंगे। सबको पता है झारखंड का जो निर्माण हुआ है, झारखंड जो राज्य बना है वो बिहार से काटकर बनाया गया है, बिहार से अलग कर बनाया गया है। तो बिहार भी है और झारखंड भी है। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना है ये एमपी से अलग करके बनाया गया है, तो एमपी भी है और छत्तीसगढ़ भी है। ठीक है, दोनों बाप बेटे हैं। बिहार भी है, झारखंड भी है, एमपी भी है और छत्तीसगढ़ भी है। याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे यहां से प्रश्न 100 नहीं 110% यहां से प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, निम्न में किस राज्य से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? निम्न उत्तर प्रदेश जो राज्य है, उत्तर प्रदेश भारत के सभी राज्यों में इस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है।
सर्वाधिक राज्यों से लगती है, मतलब इससे ज्यादा सीमा किसी राज्य की किसी राज्य से नहीं लगती है। और कितने राज्यों से लगती है भैया? ये 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए भैया। राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, उत्तराखंड से लगती है, बिहार से लगती है, झारखंड से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है। और छत्तीसगढ़ से लगती है। देख लीजिए कितने हो गए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। और एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है जिससे इसकी सीमा लगती है, वो क्या है? दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है यानी यूटी है, इससे भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? पंजाब से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, बाकी सबसे लगती है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? आपसे पूछा है कि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद सबसे बड़ा है। तो भैया क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जनपद है वो लखीमपुर खीरी है। क्या है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी। दूसरा बड़ा जनपद है सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। इसके बाद है हरदोई। क्या है? हरदोई। और इसके बाद स्थान आता है सीतापुर का। किसका आता है? सीतापुर का। ठीक है भैया, ये क्षेत्रफल के अनुसार जनपदों का घटता क्रम है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब जो सबसे छोटा जनपद है वो कौन सा है? अब सबसे छोटा जनपद उत्तर प्रदेश का कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि में? वो है भैया हापुड़। कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और ये क्या है? सबसे छोटा है, सबसे छोटा जनपद है। ठीक है, इसका भी क्रम देख लीजिए। इससे बड़ा दूसरे नंबर का जो जनपद है वो कौन सा है? वो है गाजियाबाद। कौन सा है भैया? गाजियाबाद। और इसके बाद फिर अगला है भदोही। ठीक है भैया, और इसके बाद स्थान आता है शामली का। ठीक है, तो ये क्रम है, ये ऊपर वाला क्रम है क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे की ओर, और ये क्रम है छोटे से बड़े की ओर। ठीक है भाई, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। कौन कौन से हैं भैया? बागपत, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। ठीक है भैया, ये 8 जनपद उत्तर प्रदेश के एनसीआर में शामिल हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भैया वो 240,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना है?
240 यानी 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और भारत का क्षेत्रफल कितना है भैया? भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछा है ये इसका कितना प्रतिशत है, तो भैया ये इसका 7.33% है। कितना प्रतिशत है? 7.33% है। एक प्रश्न यहां से और देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 16.5% है। 16.5% देश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना है? 7.33%। ठीक है भैया, आगे देखिए, निम्न में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता? उत्तर प्रदेश के भैया 7 जिले ऐसे हैं, 7 जिले जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं, नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। आपको एक बहुत बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं, कभी सवाल गलत नहीं होगा और सवाल मिलेगा ये निश्चित है। देखिए, एक ट्रिक याद कर लीजिए, श्री पील MBBS, श्री पील MBBS, ये ट्रिक याद कर लीजिए। श्री से श्रावस्ती, पील से पा से पीलीभीत, ला से लखीमपुर, एम से महाराजगंज, पहली बी से बहराइच, दूसरी बी से बलरामपुर, और एस से सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश के ये 7 जनपद भैया नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। इस ट्रिक से आप कभी नहीं भूलेंगे, इसको याद कर लीजिए। तो भैया उत्तर प्रदेश, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवरिया जनपद नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के किस शहर से गुजरती है? भारत की जो मानक समय रेखा है भैया वो 82°30 पूर्वी देशांतर है। 82°30 पूर्वी देशांतर भारत की मानक समय रेखा है। इसे कभी कभी इस फॉर्मेट में भी लिखा होता है, याद रखिएगा, दोनों फॉर्मेट से प्रश्न पूछता है। कभी कभी 82.5 भी लिख दिया जाता है, तो दोनों से याद रखिएगा। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। यहां से एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ये जो भारत की मानक समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के लिए भी आप एक बहुत बेहतरीन ट्रिक मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यूपी में छाओ, यूपी में छाओ, इस ट्रिक को याद कर लीजिए, कभी आप नहीं भूलेंगे और प्रश्न यहां से बनता है। यूपी से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में से मध्य प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और ओ से ओडिशा, ओ से ओडिशा। इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। इस ट्रिक को याद कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने मस्तिष्क में सेट कीजिए। ठीक है भैया, आगे चलिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से
उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य कौन सा है? एमपी। और एमपी के बाद तीसरा राज्य कौन सा है भैया? महाराष्ट्र है। और चौथा राज्य आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में। बात क्लियर हो गई? यहीं पे भैया जनसंख्या क्लियर कर लीजिए। जनसंख्या की दृष्टि से ये तो बात हो गई क्षेत्रफल की। किसकी बात हो गई? क्षेत्रफल की बात हो गई। हम बात कर लें जनसंख्या की। तो जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या में वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश है भैया। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। और दूसरा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरा राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार है। और चौथा राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का सीक्वेंस है। और ऊपर वाला क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम या सीक्वेंस है। ठीक है भैया, बात क्लियर? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब पड़ा? ये उत्तर प्रदेश का जो नाम है समय समय पर भिन्न भिन्न रहा है। तो उत्तर प्रदेश का जो नाम संयुक्त प्रांत पड़ा है भैया वो 1937 से पड़ा है। 1937 से उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता है। संयुक्त प्रांत। और यह कब तक कहा गया भैया? यह 24 जनवरी 1950 तक कहा गया। 24 जनवरी 1950 तक। यह 24 जनवरी 1950 तक कहा गया। ठीक है भैया, इससे पहले क्या नाम था? 1937 से पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत था। क्या था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत 1937 से पहले। और 1937 के बाद इसे केवल संयुक्त प्रांत कहा गया। और कब तक भैया? 24 जनवरी 1950 तक। क्योंकि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का जो नाम था वो संयुक्त प्रांत से बदलकर क्या कर दिया गया भैया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया। बात क्लियर हो गई? इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भैया ये परंपरा कब से शुरू हुई है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की? ये 2018 से शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है? 2018 से शुरू हुई है, पहले नहीं मनाया जाता था। बात क्लियर हो गई बढ़िया से? आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भैया उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो गोरखपुर में होती है। कहां होती है? गोरखपुर में होती है। 184.7 सेंटीमीटर वार्षिक या लगभग 185 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गोरखपुर में होती है। ठीक है भैया? और उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम वर्षा होती है भैया वो होती है मथुरा में। कहां होती है? मथुरा में सबसे कम होती है। सबसे कम होती है। और यह कितनी होती है? 54.4 सेंटीमीटर या लगभग 55 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहां होती है। तो बात क्लियर हो गई? सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है और सबसे कम वर्षा कहां होती है? मथुरा में होती है। ठीक है भैया? आगे देखिए, निम्न में कौन सा शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी कभी नहीं रहा?
उत्तर प्रदेश की राजधानी कभी नहीं रहा, यह आपसे पूछा गया है। देखिए भैया, इनमें से जो कानपुर शहर है, कानपुर उत्तर प्रदेश की राजधानी यह कभी नहीं रहा। बाकी आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है, और आगरा 1836 से 1858 तक, 1836 से 1858 तक आगरा उत्तर प्रदेश की राजधानी था। बात समझो भैया, 1836 से लेकर 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी कहां थी? आगरा में थी। और 1858 से लेकर 1920 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी रहा है प्रयागराज। ठीक है। और 1900 ईस्वी में आपको एक चीज और जोड़ना है, 1935 तक, 1920 तक और 1935 तक दोनों याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं, अभी मैं बता रहा हूं आपको। 1920 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी बनाया गया। मतलब कुछ समय के लिए प्रयागराज और कुछ समय के लिए लखनऊ। इसलिए मैंने कहा आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है। और 1935 में लखनऊ को पूर्णतया राजधानी उत्तर प्रदेश की बना दिया गया। तो बात समझ में आई? बात क्लियर होगी भैया? 18 उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? देखिए भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, इसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। इसे अमूमन लोग तुरंत लगा देंगे, सरोजिनी नायडू, तुरंत लगाएंगे, देर नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तुरंत लगा देंगे, सरोजिनी नायडू थी भैया। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल। लेकिन तब उत्तर प्रदेश नहीं था। जब सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी तब उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत था। और ये कब से कब तक राज्यपाल थी? ये भैया 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। सरोजिनी नायडू कहां से कहां तक थी? 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक। ठीक है भैया। इसके बाद विधु भूषण मलिक 3 मार्च, ये न्यायमूर्ति थे, 3 मार्च 1949 से 1 मई 1949 तक ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। ठीक है भैया, बात क्लियर हुई? उसके बाद एचपी मोदी, इनका नाम है होरम सजी फिरोज शाह मोदी। होरम सजी फिरोज शाह मोदी। और ये रहे हैं 2 मई 1949 से 25 जनवरी 1950 तक। और उसके बाद दोबारा ये 26 जनवरी 1950 से 1 जनवरी 1952 तक दोबारा राज्यपाल रहे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एचपी मोदी उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे, होरम सजी फिरोज शाह मोदी। ठीक है भैया, बात क्लियर हो गई अच्छे से? वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है भैया, आगे देखिए। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? तो भैया मेजर ध्यानचंद का जन्म
प्रयागराज में हुआ था। कहां हुआ था? प्रयागराज में हुआ था। और इनके जन्म दिवस 29 अगस्त को, 29 अगस्त इनका जन्म दिवस है। इसी जन्म दिवस के, इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है 29 अगस्त को, इसलिए 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहां अवस्थित है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भैया फतेहपुर सीकरी में अवस्थित है, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी में। ठीक। गुप्त काल में निर्मित भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहां है? देखिए, यह गुप्त काल का ईंटों से निर्मित मंदिर है। ईंटों से निर्मित, पक्की ईंटों से निर्मित है, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेराकोटा, यानी पक्की ईंटों से निर्मित है। और यह कहां है भैया? यह कानपुर में है। कहां है? कानपुर में है। भीतरगांव कहां है? कानपुर में है। ठीक है भैया, आगे देखिए। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मव्रत में था, जो वर्तमान में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम ब्रह्मव्रत कानपुर के बिठूर में है। कहां है भैया? बिठूर, कानपुर। आगे देखिए, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था? तो फर्रुखाबाद में जो गंगा नदी के किनारे मुगल घाट है, उसका निर्माण कराया था भैया औरंगजेब ने। किसने कराया था? औरंगजेब ने। ठीक है भैया, आगे देखिए। डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी उत्तर प्रदेश में कहां अवस्थित है? तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में अवस्थित है। कहां है? मुरादाबाद में। तो ये भैया आपकी यूपी जीके की टॉप 20 प्रश्नों की पहली क्लास थी। इससे अगली क्लास में हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे, जो आपकी परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।